अभी तक हमने डाइजेशन देख लिया फूड का कि मैक्रोमोलिक्यूल्स किस तरीके से टूट रहे इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। फिर हमने फूड का एब्जॉर्प्शन देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किस किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उस फूड से हमारे को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अभी हम उस एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, फूड से हमारे को एनर्जी मिल रही है। हमारे को क्या मिल रही है? एनर्जी। एंड इस एनर्जी को किस फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, किस फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं? हीट की फॉर्म में। हीट के फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं। अभी हीट के फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हीट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो हीट है उसको हम कौन से यूनिट में पढ़ते हैं? यहाँ पर कैलोरी और जूल। ठीक है, कैलोरी या फिर जूल के यूनिट्स में हम पढ़ते हैं इस एनर्जी को, जो कि हमारे को मिल रहा है किससे? फूड से। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। हमने जो भी फूड खाया उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी देखो फूड जो है, फूड में हमारे को 3 बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं हमारे को? एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया प्रोटीन्स एंड एक हो गया क्या? फैट्स। ठीक है, हमारे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिल रहे हैं जिसमें से कि हमारे को एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड हम एनर्जी को कौन से यूनिट में पढ़ते हैं यहाँ पर? कैलोरी या फिर जूल। अभी देखते हैं कि 1 कैलोरी या फिर 1 जूल होता कितना। ठीक है, 1 कैलोरी 1 कैलोरी और 1 जूल इक्वल्स टू amount of heat required or amount of energy required to raise temperature of 1 gram of H2O by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 कैलोरी या फिर 1 जूल, 1 कैलोरी या फिर 1 जूल कितना एनर्जी होता है? इतना एनर्जी जितना कि 1 ग्राम H2O की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में यूज हो जाए। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ H2O की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी लग रही है वो कितनी एनर्जी होगी? 1 कैलोरी या फिर 1 जूल। अभी आप सोचो, आप अगर 1 ग्राम पानी ले रहे हो एंड उसकी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो बहुत थोड़े से एनर्जी में ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यूजुअली किलो कैलोरी या फिर किलो जूल में बात करते हैं। ठीक है, हम किस में बात करते हैं? किलो कैलोरी या फिर किलो जूल। 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ H2O बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर हम 1 किलोग्राम ऑफ H2O के ले रहे हैं। ठीक है, 1 किलो पानी का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हो तो जितनी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रही है वो कितनी एनर्जी होगी? 1 किलो कैलोरी या फिर 1 किलो जूल। अभी आप देखो, जब मैंने यहाँ पर कैलोरी लिखा, जहाँ पर हमने 1 ग्राम H2O के टेम्परेचर को इंक्रीज किया था बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैंने C को स्मॉल में लिखा था, यहाँ पर मैंने J को भी स्मॉल में लिखा था। बट जब मैंने 1 किलो कैलोरी लिखा तो यहाँ पर मैंने C को कैपिटल में लिखा, एंड यहाँ पर जब मैंने किलो जूल लिखा तो यहाँ पर J को मैंने कैपिटल में लिखा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास कभी भी अगर कैपिटल C से कैलोरी लिखा हुआ है
तो आपको किलो कैलोरी समझना है उसका मतलब, या फिर कैपिटल J से जूल लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो आपने उसको पूरा का पूरा 1 किलो जूल समझना है। वहीं अगर आपके पास कैलोरी स्मॉल c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब 1 कैलोरी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम H2O बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ H2O बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी देखते हैं जो हमारे पास ये फूड्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो एक तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सारे सब्सटेंसेस की, और एक होती है हमारी बॉडी उससे कितनी यूटिलाइज कर पा रही है, कितनी एक्सट्रैक्ट कर पा रही है। ठीक है, सो जितनी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एंड जितनी एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाती है, एक्सट्रैक्ट कर पाती है उस सब्सटेंस से, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सो अभी समझते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है एंड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया या प्रोटीन लिया या फैट लिया, इसके अंदर जितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। किस में मेजर करते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं कि इस सब्सटेंस में कितनी एनर्जी है, हम निकालते हैं बाय यूज ऑफ बॉम्ब कैलोरी मीटर। अब ये बॉम्ब कैलोरी मीटर क्या करता है, मेजर्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करता है कौन, बॉम्ब कैलोरी मीटर। अभी बॉम्ब कैलोरी मीटर होता क्या है, जो बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है ये होता है एक इनक्लोज्ड मेटल चेम्बर जिसके अंदर हम कंबशन कराते हैं, कंबशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट in presence of O2, in presence of O2। ठीक है, जो भी सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है, हमें जिस भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, जिस भी सब्सटेंस की हमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, उसको क्या करेंगे, एक इनक्लोज्ड मेटल चेम्बर के अंदर O2 के प्रेजेंस में कंबशन कराएंगे, एंड हम देखेंगे उससे कितनी एनर्जी निकल रही है। जितनी एनर्जी निकल रही है उसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि ये उस सब्सटेंस का क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अभी हम देखते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है, प्रोटीन की कितनी होती है, एंड फैट्स की कितनी होती है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें हमारे को कितनी एनर्जी मिल रही है, 4.1 किलो कैलोरी मिल रही है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमारे को 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन में हमारे को, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन में हमारे को 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन को बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन करा हुए इन प्रेजेंस ऑफ O2 तो आपको कितनी एनर्जी देखने को मिलेगी, 5 किलो कैलोरी एनर्जी देखने को मिलेगी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फैट्स की, तो फैट्स में हमारे को
फैट्स में हमारे को देखने को मिलती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम फैट में हमारे को 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, सो हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि जो फैट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एंड कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे कम एनर्जी होती है। प्रोटीन इंटरमीडिएट रहता है। ठीक है, बट जो हमारी बॉडी होती है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ड्रॉ करती है। सबसे पहले हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, उससे एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन हम फैट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन हम सबसे लास्ट में प्रोटीन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों प्रोटीन से एनर्जी हम सबसे लास्ट में एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, हम प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं मसल्स बनाने में। ठीक है, बट जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, एनर्जी सोर्स होते हैं, एंड जो फैट्स होते हैं इसके फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के बाद हम देखते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अभी देखते हैं हम क्या, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी body is able to extract from food। ठीक है, सो हमारी बॉडी जितनी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पा रही है फूड से उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू में अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ और सिर्फ 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी ही एक्सट्रैक्ट कर पाती है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन से भी हमारी बॉडी 4 किलो कैलोरी एनर्जी ही एक्सट्रैक्ट करती है। एंड अगर हम बात करते हैं फैट्स की, तो फैट से हमारी बॉडी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़्यादा होती है, बट जो हमारी बॉडी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है, एंड फैट से भी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी की पूरी 100% एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है, कुछ वेस्ट भी हो जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सो जो फैट्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, एंड फैट्स का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज का काम होता है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, एंड जो प्रोटीन होता है वो सबसे लास्ट में बर्न होता है। ठीक है, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा बहुत दिनों तक, फिर लास्ट में जाकर के प्रोटीन से एनर्जी आपकी बॉडी ड्रॉ करने लग जाएगी। ठीक है, सो ये तो बात होगी कैलोरीफिक वैल्यू की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीजेस की। ओके, सो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती है उसकी बात हम कर लेते हैं। ओके, सो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला नाम आता है किसका, जॉन्डिस का। ठीक है, सो जॉन्डिस जो होता है इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, इसमें जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है वो क्या होता है, लिवर। सो लिवर इज अफेक्टेड। ठीक है, सो जॉन्डिस होता है तो लिवर अफेक्ट होता है, लिवर खराब होता है। ठीक है, हमारे को देखने को क्या मिलता है, आईज एंड स्किन टर्न्स येलो।
ठीक है। जो हमारी आंखें होती हैं एंड जो स्किन होता है वो कौन से कलर की होने लगती है? येलो कलर की होने लगती है। क्यों होने लगती हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। जो बाइल पिगमेंट्स होती है उनकी डिपोजिशन होने लगती है कहाँ पर? आईज और स्किन में, जिसकी वजह से जो आईज और स्किन है उसका कलर क्या होने लगता है? येलो होने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। अभी बाइल पिगमेंट्स आपने पढ़े थे क्या क्या? बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है। सो ये जो बिलिरुबिन नाम का बाइल पिगमेंट होता है इसका डिपोजिशन होने लगता है कहाँ पर? आईज में एज वेल एज स्किन में। ठीक है। अभी ये बिलिरुबिन आ कहाँ से रहा है? ठीक है। बिलिरुबिन बनता है जो आरबीसी होती है उसके डिसरप्शन से बनता है क्या? बिलिरुबिन। अब जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में आरबीसीज टूटने लग जाएंगी, डिसरप्ट होने लग जाएंगी, तो एक्सेस में क्या बनेगा? बिलिरुबिन बनेगा। अब जब एक्सेस में बिलिरुबिन बनेगा तो वो जाकर के कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। तो कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है? आईज में हो रहा है और स्किन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है। जो आरबीसी है उसका एक्सेस में ब्रेकडाउन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लग जा रहा है, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जा रहा है? आईज और स्किन में डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है। सो जॉन्डिस के बाद अब देखते हैं वॉमिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वॉमिटिंग के बारे में। सो वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है क्या? वॉमिटिंग। ठीक है। सो जब भी वॉमिटिंग होने वाला होता है उससे पहले हमारे को कुछ अजीब सा लगता है। ठीक है। एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि हाँ अब वॉमिटिंग होने वाला है। उसको क्या बोलते हैं हम? नोजिया बोलते हैं। एंड और एक बात, क्या वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है? वॉमिटिंग को आप रोक सकते हो, अगर आ रही है तो क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ठीक है। सो जो वॉमिटिंग होती है वो कैसी फंक्शन होती है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग। सो जो वॉमिटिंग होती है सबसे पहली बात कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। ठीक है। हम ना जबरदस्ती वॉमिटिंग कर सकते हैं या फिर ना जबरदस्ती रोक सकते हैं। ठीक है। सो जो वॉमिटिंग होती है वो कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, एक तरह की रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एंड इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला। एंड मेड्यूला कहां पर होता है? इन CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेड्यूला होता है, ब्रेन में जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला में एक वॉमिट सेंटर नाम का जगह होता है। ये जगह कंट्रोल करता है इस रिफ्लेक्स एक्शन का, एंड दैट इज वॉमिटिंग। इसी वजह से जो वॉमिटिंग है वो कैसी है? इनवॉलेंट्री है। ठीक है। इसके बाद हमने अभी बात किया था कि जब भी वॉमिटिंग होने वाली होती है उससे पहले हमारे को एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोजिया बोलते हैं। ठीक है। सो फीलिंग ऑफ nausea precedes vomiting। ठीक है। वॉमिटिंग होने के जस्ट पहले एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोजिया बोलते हैं। ठीक है। सो जो वॉमिटिंग के पहले होती है, नोजिया क्या होती है? वॉमिटिंग के पहले वाली फीलिंग को हम बोलते हैं नोजिया। ठीक है। वॉमिटिंग के बाद सब ठीक लगने लगता है। ठीक है। सो नोजिया जो होता है वो क्या होता है? वॉमिटिंग के पहले एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोजिया बोलते हैं। ठीक है। अभी वॉमिटिंग के बाद वीकनेस वगैरह हो सकती है, बट जो अजीब सी फीलिंग होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग के बाद नहीं होती है, वॉमिटिंग से पहले होती है। ठीक है।
सो वॉमिटिंग के बाद अब बात करते हैं हम लोग डायरिया की, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम डायरिया की। डायरिया, ठीक है। अभी देखो डायरिया में क्या होता है। डायरिया में जो फीकल डिस्चार्ज होता है, वेस्ट मैटर का डिस्चार्ज होता है, वो बार बार हो जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट हो जाता है। उसके बाद जो फीकल मैटर होता है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, एज वेल एज जो लिक्विडिटी बढ़ जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। एंड जो बार बार फीकल मैटर का डिस्चार्ज हो रहा है, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो भी रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। सो डायरिया में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट्स। अभी ये एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट्स क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ठीक है। अभी एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट्स होगा तो क्या होगा, बार बार फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। फीकल मैटर का डिस्चार्ज बार बार होगा, ठीक है। अभी जब फीकल मैटर का डिस्चार्ज बार बार होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फूड का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ होता है, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, ठीक है। जो फीकल डिस्चार्ज होगा उसकी लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। अभी लिक्विडिटी बढ़ गई है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से और क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अगर रिड्यूस हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जा रहा है तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ गई है, ज़्यादा लिक्विड निकल जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक डिजीज की, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो डायरिया के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। डायरिया के जस्ट अपोजिट होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है, यहां पर हो रहे हैं इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, ठीक है। जो बाउल मूवमेंट्स है वो कैसे हो जा रहे हैं, इर्रेगुलर हो जा रहे हैं, कभी कभी तो रुक जा रहे हैं, फिर कभी कभी बीच बीच में हो रहा है, ठीक है। सो अगर बाउल मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, इर्रेगुलर होगा तो क्या होगा, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसी में जो फीकल मैटर है वो स्टोर होने लग जाएगा, रिटेन होने लग जाएगा। अभी रिटेन होने लग जाएगा तो जो हमारा कोलॉन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलॉन होता है वो रिटेन करने के लिए तो बना नहीं होता है फीकल मैटर को, वो उसका काम क्या होता है, वो तो आगे बढ़ा देता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके, कुछ मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करके वो फीकल मैटर को आगे बढ़ा देता है। रेक्टम का काम होता है रिटेन करके रखना, बट जो फीकल मैटर है वो कहाँ पर रिटेन हो रहा है, कोलॉन में रिटेन हो रहा है। अभी कोलॉन में रिटेन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीकल मैटर इज रिटेन्ड इन कोलोन। कोलोन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। सो कोलोन में फीकल मैटर जो है वो रिटेन हो जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम इनडाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन भी बहुत कॉमन, ऑलमोस्ट सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। सो इनडाइजेशन में क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड there is feeling of फुलनेस। मतलब अभी जब डाइजेशन नहीं हुआ है फूड का ठीक से, तो फूड स्टमक में ही है, अभी स्टमक में ही रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है। फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब भूख ना लगना, ठीक है, पेट भरा भरा सा लगना, उसको हम क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी फूड का डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, रीजंस हो सकते हैं, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ठीक है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर ड्यू टू इम्प्रॉपर और रिड्यूस्ड एंजाइम सिक्रीशन, ठीक है। एंजाइम सिक्रीशन अगर रिड्यूस हो जाएंगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से वही अगर कम सिक्रीट होंगी, तो फूड क्या है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। और क्या रीज़न हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और क्या रीज़न हो सकता है, एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी के वजह से भी बहुत बार कैसा लगता है, इनडाइजेशन हो जाता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस लगती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये 5 थे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आप किसके बारे में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हम मरासमस और क्वाशियोरकर को डिस्कस करेंगे, ओके। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ओके। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वो डिजीजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी या फिर प्रोटीन और टोटल कैलोरी दोनों की कमी के वजह से हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय सम अदर फूड, ठीक है। जो मदर का मिल्क होता है उसको अगर रिप्लेस कर दिया जा रहा है बच्चों में कोई अदर अल्टरनेटिव फूड से, तो हमारे को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलता है, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रहती है, अनडेवलप्ड कंट्रीज रहती है, उनमें हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। किनको अफेक्ट करता है, बच्चों को अफेक्ट करता है, ठीक है। कौन कौन सी डिजीजेस होती है, क्वाशियोरकर और मरासमस, ठीक है। सो जो मरासमस होता है उसमें प्रोटीन और टोटल कैलोरी दोनों की कमी रहती है, ठीक है। प्रोटीन और टोटल कैलोरी की कमी से हमारे को क्या देखने को मिलता है, मरासमस। एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से हमारे को देखने को मिलता है क्या, क्वाशियोरकर, ठीक है। एंड जो क्वाशियोरकर होता है ये हमारे को देखने को मिलता है मोर देन 1 ईयर एज के बच्चों में, एंड जो मरासमस होता है वो हमारे को देखने को मिलता है लेस देन 1 ईयर के बच्चों में, ठीक है। 1 साल से छोटे बच्चों में हमारे को देखने को मिलता है मरासमस, और 1 साल से बड़े बच्चों को हमारे में देखने को मिलता है क्या, क्वाशियोरकर, ठीक है। अभी क्वाशियोरकर और मरासमस को डिटेल में देखते हैं कि क्वाशियोरकर में क्या क्या होता है, मरासमस में क्या क्या
होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मरासमस और क्वाशियोरकर को। ओके, सो मरासमस में क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ना बच्चे को प्रोटीन मिलता है ना कैलोरी मिलता है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है बट टोटल कैलोरीज की कमी नहीं होती है। ठीक है, टोटल कैलोरीज की कमी नहीं होती है, प्रोटीन की सिर्फ और सिर्फ कमी होती है। किसमें, क्वाशियोरकर की। एज ग्रुप देख लेते हैं, जो मरासमस होता है वो 1 साल से छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, जो भी बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उन्हीं में हमारे को क्या देखने को मिलता है, मरासमस देखने को मिलता है। और जो क्वाशियोरकर होता है वो हमारे को 1 साल से बड़े बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वाशियोरकर जो होता है वो हमारे को 1 साल से बड़े बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखें तो मरासमस में जो ग्रोथ रेट होता है वो कम हो जाता है, बॉडी वेट होता है वो कम हो जाता है, एज वेल एज जो हाथ पैर होते हैं वो भी पतले हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ लिम्स। ठीक है, जो हाथ पैर होते हैं वो पतले हो जाते हैं। क्वाशियोरकर की बात करें तो क्वाशियोरकर में भी ग्रोथ रेट तो डिक्रीज होता ही है, डिक्लाइन होता ही है, साथ ही साथ जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, सो ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर क्वाशियोरकर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद रखने की, क्वाशियोरकर में ब्रेन डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की। तो जो मरासमस वाले बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को मरासमस हुआ रहता है, उनकी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, एज वेल एज व्रिंकल्ड हो जाती है। व्रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ जाती है स्किन में। ठीक है, वहीं क्वाशियोरकर जो होते हैं, जिन बच्चों में क्वाशियोरकर देखने को मिलता है, उनमें ऐसा स्किन में कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उनके स्किन के नीचे थोड़ा बहुत फैट अभी भी प्रेजेंट रहता है, अभी फैट प्रेजेंट रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी है, कैलोरी की कमी नहीं है। कैलोरी रिच फूड मिल रहा है बट प्रोटीन डेफिशिएंट है, वो अभी प्रोटीन डेफिशिएंट है, कैलोरी रिच है, कैलोरी रिच है तो उसके पास फैट बचा हुआ है स्किन के अंदर। ठीक है, क्वाशियोरकर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है कि ओडिमा या फिर स्वेलिंग देखने को मिलता है। हाथ पैर छोड़ करके बाकी पूरी बॉडी में क्या होती है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। ओडिमा स्वेलिंग को ही बोलते हैं। ठीक है, सो ओडिमा या फिर स्वेलिंग देखने को मिलती है किसमें, क्वाशियोरकर वाले बच्चों में। ठीक है, सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमने मरासमस और क्वाशियोरकर को ही देखना था। ओके, सो दिस इज इट, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस किस तरीके की क्वेश्चंस आई थी, नीट और AIPMT में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।